हेलो एवरीवन, मैं विजय लक्ष्मी एक बार फिर से अपने YouTube चैनल एकलव्य एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में हमने स्वरों के बारे में पढ़ा था, स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग व्यंजन के बारे में और स्वर और व्यंजन के कुछ डिफरेंस के बारे में जानेंगे। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज हमारे व्यंजन। व्यंजन का मतलब है वे जो जिनका उच्चारण हम परतंत्र रूप से करते हैं, जो पराधीन होते हैं। पराधीन किसके? स्वरों के वो पराधीन होते हैं, अर्थात जिनका उच्चारण हम बिना स्वरों की सहायता के नहीं कर सकते। इनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, वो होते हैं हमारे व्यंजन। अब व्यंजन के वर्गीकरण की बात की जाए तो ये हमने थोड़ा बहुत पहले भी देखा था कि सबसे पहले 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं। 25 हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं, जिनमें हम क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग व प वर्ग को रखते हैं। क, ख, ग, घ, ज्ञ ये सब हलंत होते हैं। च, छ, ज, झ और ञ। ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध और न। प, फ, ब, भ, मैं ये सभी हलंत है। ठीक है, इस तरह से हमारे 25 स्पर्शी व्यंजन पढ़े थे हम लोगों ने। 4 हम लोगों ने अंतस्थ व्यंजन पढ़े थे। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से? य, र, ल, व। इसके बाद हमने 4 ऊष्म व्यंजन पढ़े थे। ऊष्म व्यंजन वो पढ़े थे हमने श, 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 है। इन्हें हमने लाइन से याद करना भी सीखा था। कैसे? कि मैथ की स्टार्टिंग 0 से, फिर 1 से, फिर 2 से होती है। तो इस तरह से हम ये वाला श इससे बना सकते हैं, इस तरह से हम ये वाला श बना सकते हैं और इस तरह से हम ये श बना सकते हैं। इसको बोलते हैं तालव्य शकार, ये मूर्धन्य शकार और ये होता है हमारा दंतीय सकार। ठीक है, तो इसे हमें लाइन से याद रखना होता है। इसके बाद स्पर्शी व्यंजन का मतलब है वे व्यंजन जो हमारे कंठ, तालु, मूर्धा, दंता, ओस्ता इन स्वर तंत्रिकाओं से होकर, टच होकर निकले, स्पर्श होकर निकले, उन्हें हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। तो ये हुए हमारे 25, 4 और 4 टोटल 33 व्यंजन अकॉर्डिंग टू माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इसके बाद हम 2 पढ़ते हैं द्विगुणी व्यंजन। द्विगुणी व्यंजन या इन्हें हम एक और नाम से जानते हैं ताड़न जात। ये टोटल होते हैं 2। कौन कौन से? ड और ढ, जो हमने यहां भी पढ़े थे। लेकिन इसके नीचे अगर इस तरह से नुक्ता लगा दिया जाए तो ये बन जाते हैं हमारे द्विगुणी या ताड़नजात व्यंजन। इसके बाद हम लोग 4 पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? श, त्र, ज्ञ और श्र। ये दोनों संयुक्त व्यंजन मतलब 2 अलग अलग व्यंजनों से मिलकर जिनकी उत्पत्ति हुई वो होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। जैसे श, ये क हलंत क और श से मिलकर बना। त्र हमारा हलंत त और र से मिलकर बना। ज्ञ हमारा ज और य से मिलकर बना तथा श हमारा श और र से मिलकर बनता है। इस तरह से ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसके बाद 2 हम पढ़ते हैं अयोग वाह्य। अयोग वाह्य
दो होते हैं हमारे अयोगवाह्य। वो कौन कौन से? एक होता है अनुस्वार और दूसरा होता है विसर्ग। तो अयोगवाह्य की संख्या कितनी है? दो। एक है अनुस्वार और एक है विसर्ग। इसके बाद हम लोग देखते हैं अंतःमुखी व्यंजन। अंतःमुखी व्यंजन जो होता है हमारा है को हम अंतःमुखी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आता है हमारा लुंठित, इसे ही कहते हैं प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन, और वो होता है हमारा रै। इसके बाद एक आता है हमारा पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन वो होता है लय। एक आता है काकल्य, ये होता है। इस तरह से हमारे ये व्यंजन होते हैं। अब हम देखेंगे एक बार स्वर और व्यंजन के बीच का अंतर। तो देखिए सबसे पहले इधर स्वर, इधर लिखेंगे हम व्यंजन। देखिए पहला स्वर जिनका उच्चारण हम लंबे समय तक कर सके, तथा व्यंजन जिनका उच्चारण हम लंबे समय तक ना कर सके। उच्चारण इनका लंबे समय तक किया जा सकता है, लंबे समय तक। कैसे? ए, तो हम ए का उच्चारण लंबे समय तक कर सकते हैं, लेकिन कै के अंदर जब तक किसी स्वर को ना मिलाया जाए तब तक उसका उच्चारण ही नहीं किया जा सकता। तो व्यंजन का उच्चारण लंबे समय तक नहीं किया जा सकता। व्यंजन का उच्चारण लंबे समय तक या अधिक समय तक नहीं किया जा सकता। समय तक नहीं किया जा सकता। दूसरा होता है जो हमारे स्वर होते हैं वे स्वतंत्र होते हैं। इनके उच्चारण के लिए हमें किसी और स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ना किसी और व्यंजन की सहायता लेनी पड़ती है। इसे हम स्वतंत्र रूप से उच्चारित कर सकते हैं। तो स्वतंत्र स्वर क्या होते हैं? हमारे स्वतंत्र होते हैं। लेकिन जो व्यंजन होते हैं ये परतंत्र होते हैं। किसके परतंत्र होते हैं? स्वरों के परतंत्र होते हैं, क्योंकि बिना स्वरों की सहायता से उच्चारित नहीं होते। तो ये क्या होते हैं? परतंत्र होते हैं। इसके बाद तीसरा, ये स्वाधीन होते हैं। स्वाधीन का मतलब है ये स्वम के ही अधीन होते हैं। और जो व्यंजन होते हैं ये पराधीन होते हैं। किसके अधीन होते हैं? पराधीन मतलब दूसरों के अधीन होना। पराधीन तो किसके अधीन होते हैं? ये स्वरों के अधीन होते हैं। उच्चारण के लिए इन्हें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इसके बाद फोर्थ नंबर, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? हमारे अल्प प्राण। अल्प प्राण का मतलब है जिनके उच्चारण में अल्प मीन्स कम, प्राण मीन्स वायु, कम वायु की आवश्यकता होती है, वे होते हैं हमारे स्वर। लेकिन जो व्यंजन होते हैं वे कुछ व्यंजन हमारे अल्प प्राण होते हैं और कुछ व्यंजन हमारे महाप्राण होते हैं। मतलब कुछ व्यंजनों के उच्चारण में हमें अधिक वायु की आवश्यकता होती है तथा कुछ व्यंजनों के उच्चारण में हमें कम वायु की आवश्यकता होती है। इसके बाद है सभी स्वर घोष होते हैं। सभी स्वर घोष होते हैं, इन्हें सघोष भी कहा जाता है। सभी स्वर घोष होते हैं अर्थात सघोष होते हैं। लेकिन कुछ व्यंजन घोष होते हैं, कुछ व्यंजन तो हमारे घोष होते हैं और कुछ व्यंजन क्या होते हैं? अघोष होते हैं। ठीक है।
घोष का मतलब है जब हमारे मुख से वायु बिना किसी स्वर तंत्रिका को झंकृत करके निकले, वो होते हैं हमारे घोष या सघोष। और जिसमें वायु हमारी स्वर तंत्रिका अर्थात कंठ, तालु, मूर्धा, दंता, ओष्ठा को झंकृत किए बिना ही निकल जाए, वो होते हैं हमारे अघोष। इसके बाद सभी स्वर हमारे अक्षरिक होते हैं। स्वर क्या होते हैं? अक्षरिक होते हैं। स्वर हमारे अक्षरिक होते हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं ये अक्षरिक नहीं होते, ये अक्षरिक नहीं होते। जो स्वर होते हैं वो वर्ण तथा अक्षर दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। ये हमने हमारी पिछली क्लास में पढ़ा था कि वर्ण और अक्षर का क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, इसके बाद जो व्यंजन होते हैं ये वर्ण होते हैं, वर्ण होते हैं पर अक्षर नहीं होते, अक्षर नहीं होते जब तक कि इनके अंदर स्वरों को ना मिलाया जाए। ये क्या होते हैं? वर्ण होते हैं, लेकिन अक्षर नहीं होते। अगर किसी व्यंजन को अक्षर बनाना है तो उनके अंदर हमें स्वरों को मिलाना होता है। तो इस तरह से हुआ हमारा स्वर और व्यंजन के बीच का अंतर। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग स्वर और व्यंजन को अल्प प्राण और महाप्राण में बांटते हैं। देखिए, अल्प प्राण और इधर है महाप्राण। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अल्प प्राण का मतलब है, अल्प मीन्स कम और प्राण मीन्स वायु। जिनके उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता होती है वो अल्प प्राण होते हैं। महा मीन्स अधिक, प्राण मीन्स वायु। जिनके उच्चारण में अधिक वायु की आवश्यकता होती है वे हमारे महाप्राण होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद सबसे पहली बात है कि जो अल्प प्राण होते हैं, स्वर क्या होते हैं हमारे? सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, लेकिन स्वर हमारे महाप्राण नहीं होते, क्योंकि सारे स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। दूसरी बात की जाए स्पर्शी व्यंजन की, क्योंकि हम स्वर और व्यंजन को डिवाइड करेंगे ना इसमें, तो स्वर को तो हम कर चुके कि स्वर हो गए अल्प प्राण में, लेकिन हमने पढ़ा था कि जो व्यंजन होते हैं वो कुछ अल्प प्राण होते हैं और कुछ महाप्राण होते हैं। तो बात की जाए अगर स्पर्शी व्यंजन की, स्पर्शी व्यंजन जो हमने अभी 25 पढ़े थे, ग, ख, ग, घ, ग, च, सॉरी इस बार हलंत नहीं लगाएंगे, हमें अक्षर मानेंगे नहीं। च, छ, ज, झ, य, त, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और मैं। अब देखो, स्पर्शी व्यंजन को जब हमें अल्प प्राण महाप्राण में बांटना है तो हम उसमें क्या कैसे पता करेंगे? सबसे पहले जो अल्प प्राण होते हैं उन वर्णों के उच्चारण में, उन अक्षरों के उच्चारण में अंत में है की ध्वनि नहीं सुनाई देती, और जो महाप्राण होते हैं उनमें हमें अंत में है की ध्वनि सुनाई देती है। तो देखते हैं हम कै के अंत में हमें है की ध्वनि नहीं सुनाई दे रही, किसकी ध्वनि सुनाई दे रही है? ए की। तो कै हो गया हमारा अल्प प्राण में, तो जिसमें है की ध्वनि, स्पर्शी व्यंजन के बारे में है ये। स्पर्शी व्यंजन अंत में है की ध्वनि ना सुनाई दे। ठीक है, और इसमें था स्पर्शी व्यंजन के बारे में, स्पर्शी व्यंजन के बारे में कि अंत में है की ध्वनि
सुनाई दे। तो देखो अब हम इन स्पर्शी व्यंजन को रखते हैं। तो सबसे पहले कै के अंदर हमें ए की ध्वनि सुनाई दे रही है, मतलब है की ध्वनि नहीं सुनाई दे रही, तो हम इसे रखेंगे इधर। ख का जब हम उच्चारण करते हैं तो अंत में हमें है की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो इसे रखेंगे हम इधर। ग के अंदर ए की ध्वनि है, घ के अंदर है की ध्वनि है, और ग के अंदर भी कौन सी है की ध्वनि नहीं है। तो इस तरह से पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है वो हुआ हमारा अल्प प्राण, दूसरा और चौथा जो वर्ण है वो हुआ हमारा महाप्राण। इसी तरह से इन च वर्ग में, ट वर्ग में, त वर्ग में और प वर्ग में का जो पहला है, पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, ये आ जाएंगे हमारे अल्प प्राण में। इनमें है की ध्वनि नहीं सुनाई देती और बाकी बचे ये इस तरह के प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, ये आ जाएगा हमारा महाप्राण में, क्योंकि इसमें है की ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, अब व्यंजनों में हमारे स्पर्शी व्यंजन हो गए। अब हमें अंत्यस्थ व्यंजन और अंत्यस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन को अल्पप्राण महाप्राण में रखना है। तो सबसे पहले जब स्पर्शी व्यंजन खत्म होते हैं तो उसके बाद हमारा सबसे पहले अंत्यस्थ व्यंजन आते हैं, और वो हमने पढ़ा था कौन से, य रे ल व। तो हम सबसे पहले अंत्यस्थ व्यंजन इधर रख देंगे, य रे ल व। ठीक है, और श है तो ये रख देंगे हम इधर, श है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे अल्प प्राण और महाप्राण में स्वर और व्यंजन का हुआ डिवाइडेशन। इसका मतलब है प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, और इसका मतलब है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक है, अब इसके बाद हम वापस स्वर और व्यंजन को घोष और अघोष में बांटेंगे। देखिए, ये है हमारा घोष, जिसे हम सघोष भी बोलते हैं, और दूसरा हो गया हमारा अघोष। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो घोष का मतलब वे स्वर या वे व्यंजन या वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं से झंकृत होकर जब वो हवा निकलती है तो वो होते हैं हमारे घोष। और जब मुख के अंदर से हवा बिना स्वर तंत्रिका अर्थात कंठ, तालु, मूर्धा, दंता को जब बिना झंकृत किए ही निकल जाए वो होते हैं हमारे अघोष। अब इसमें हम सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सभी स्वर घोष होते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं, घोष। कोई भी स्वर अघोष नहीं होता। ठीक है, इसके बाद दूसरी बात, हम व्यंजन का डिवाइडेशन करेंगे तो सबसे पहले हम स्पर्शी व्यंजन को लेकर चलेंगे। तो स्पर्शी व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है हमारा घोष, और पहला और दूसरा होता है हमारा अघोष। जैसे क वर्ग क, ख, ग, घ और ग। ठीक है, इसके अंदर जो पहला और दूसरा वर्ण है वो हुआ हमारा अघोष, और तीसरा, चौथा, पांचवा हुआ हमारा घोष। इसी तरह से पांचों वर्गों को भी हम इसी तरह से ही बांटते हैं। ठीक है, ये प्रत्येक वर्ग का है, प्रत्येक वर्ग का, और ये भी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। इसके बाद बात होती है अंत्यस्थ और ऊष्म व्यंजन की। तो सबसे पहले अंत्यस्थ आता है तो उसे हम इधर ही रख देंगे, य, र, ल, व। जैसे हम पिछले में अल्पप्राण में क्या था, इसके बाद इधर हम रोक रखेंगे श। अंतर से इतना सा है कि जो है होता है वो भी हमारा सघोष ही होता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा घोष और सघोष के अंदर स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण।
ठीक है, तो अब हम लोग उच्चारण स्थान के बारे में देखेंगे कि स्वर और व्यंजन के उच्चारण स्थान क्या क्या है। तो हम शुरू करते हैं उच्चारण स्थान। देखिए, इसे हम एक डायग्राम से समझेंगे। इस तरह से ये जो जगह है ये होता है कंठ, ये होता है कंठ। इसके बाद ये जो हमारी जिह्वा है इसके पीछे के भाग को हम लोग बोलते हैं तालु। इसके जिह्वा के मध्य के भाग को बोला जाता है मूर्धा। और जिह्वा के आगे आगे जो दांत होते हैं इन्हें बोलते हैं हम लोग दंता। इसके आगे जो आगे सबसे आगे ओष्ठ, और इसके यहाँ है इससे पहले नासिका। इस तरह से हमारे जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ, तालु, मूर्धा, दंता, ओष्ठा और नासिका। हिंदी में ये 6 ही उच्चारण स्थान होते हैं। अब इसके अंदर हम सबसे पहले स्वरों को रखें तो सबसे पहले ए और आ। तो ए और आ का उच्चारण होता है हमारे कंठ से। इसके बाद ई और ई को रखते हैं हम तालु में। ऊ और ऊ को रखते हैं ओष्ठ में। हमने पहले भी पढ़ा था कि ऊ और ऊ के उच्चारण में हमारे ओष्ठ की आकृति गोल हो जाती है, वृत्ताकार हो जाती है। इसके बाद ए, आ, ई, ऊ और री को रखते हैं हम मूर्धा में। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे ए, ऐ, ओ, औ। अब जो हमारा ए है ये ए और ई से मिलकर बना है। तो सबसे पहले ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तो ए का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ और तालु। एक सेकंड, कंठ और तालु, ये दोनों किसके उच्चारण स्थान हो जाएंगे? कंठ और तालु हो जाएंगे। कंठ, तालु, ये हो जाएंगे हमारे ए के और ऐ के उच्चारण स्थान। ठीक है, इसके बाद आता है ओ। ये ए और ऊ से मिलकर बना है तो ऊ का उच्चारण स्थान होता है कंठ, और ऊ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। तो इसके बाद ओष्ठ और कंठ से मिलकर ओष्ठ और कंठ तो बन गया ये कंठोष्ठ। कंठोष्ठ, और कंठोष्ठ से कंठ और ओष्ठ को मिलाकर उच्चारित हुए हमारे क्या? ओ और औ। तो इस तरह से हमने सबसे पहले अपने स्वरों को रखा। ए और आ हमारे कंठ से उच्चारित हुए, ई और ई को रखा हमने तालु में, ऊ को ओष्ठ में, री को मूर्धा में, ए ऐ को कंठ और तालु में, क्योंकि ये ए और ई से मिलकर बनते हैं। इसके बाद ओ और औ को रखा हमने कंठोष्ठ में। इस तरह से हुए हमारे स्वर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं व्यंजन। सबसे पहले स्पर्शी व्यंजन। तो स्पर्शी व्यंजन हम क वर्ग से शुरू करते हैं, तो वापस हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क वर्ग का उच्चारण स्थान आएगा कंठ में, च वर्ग का उच्चारण स्थान आएगा तालु में, ट वर्ग का उच्चारण स्थान आएगा मूर्धा में, त वर्ग का उच्चारण स्थान आएगा दंत में, और प वर्ग का उच्चारण स्थान आएगा ओष्ठ से। प वर्ग का उच्चारण स्थान हुआ ओष्ठ। तो इस तरह से हमारे स्पर्शी व्यंजन हुए। इसके बाद आते हैं हमारे अंत्यस्थ व्यंजन, अर्थात य, र, ल, व। तो सबसे पहले यहीं से शुरू करेंगे वापिस, सॉरी एक को छोड़कर इसके बाद से स्टार्ट करेंगे। य, र, और इसके बाद आया हमारा दंत, तो ल। य, र, ल, व को हम अलग लिखेंगे, वह को हम अलग लिखेंगे। इसके बाद आते हैं, ये हुए हमारे अंत्यस्थ व्यंजन। इसके बाद आते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। तो उसमें भी हम एक को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला श आता है, उसके बाद ये वाला श आता है,
और उसके बाद दंत्य सकार आता है। तो इसीलिए हमें इस वाले श को तालव्य शकार कहते हैं, इसे मूर्धन्य शकार कहते हैं और इसे दंत्य सकार कहते हैं। अब जो हमारे ऊष्म व्यंजन थे उसमें श श है को हम अलग रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हमारे अयोग वाह। उसके पहले आती है नासिका। तो नासिका से उच्चारित होते हैं प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर, चाहे वो क वर्ग हो, च वर्ग हो, ट वर्ग हो, त वर्ग हो या प वर्ग हो। इन पांचों वर्गों का जो पंचम अक्षर है वो उसका उच्चारण स्थान होती है नासिका। जैसे ग, य, इसके बाद आता है ट थ ड ध न, त थ द ध न और प फ ब भ म। इस तरह से इन पांचों के उच्चारण स्थान होते हैं नासिका। तो इनका उच्चारण स्थान दो जगह से हुआ, एक तो इनके अपने अपने स्थान से भी इनका उच्चारण स्थान है और नासिका से भी इनका उच्चारण किया जाता है। इसके बाद आते हैं हमारे अयोग वाह। तो अयोग वाह के अंदर सबसे पहले ये अनुस्वार। तो अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान है वो भी है नासिका और इस तरह से चंद्र बिंदु का भी उच्चारण स्थान होती है नासिका। बात रही विसर्ग की, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। तो इस तरह से हमारे स्वर और व्यंजनों का हमने उच्चारण स्थान देखा। अब इसके बाद आती है व और है। तो देखिए जो व होता है ये व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। ये दंत और औष्ठ, ये दंत और ये औष्ठ, तो ये हो गया हमारा दंतोष्ठ। तो यहां से इसका उच्चारण स्थान होता है व का, ठीक है। ह का उच्चारण स्थान होता है स्वर यंत्री, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज स्वर, व्यंजन और इनका उच्चारण स्थान इन सब के बारे में देखा, ठीक है। तो ये हुए हमारी कंप्लीट वर्णमाला। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।